नमस्कार बच्चों, ईशा क्लासेज ऑनलाइन एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए बच्चों, 10th क्लास आरबीएसई बोर्ड के लिए हम लोग वाक्य शुद्धिकरण का जो टॉपिक है उसे आरंभ कर चुके हैं। इससे पहले वाला जो वीडियो था बच्चों, उसके अंदर मैंने आप लोगों से बात की थी कि किसी भी वाक्य को शुद्ध करने के लिए उस वाक्य में अशुद्धि का कारण क्या है उसे हमें ढूंढना चाहिए। तो देखिए, मैंने आपको ये बताया था कि किसी भी वाक्य में अशुद्धि के दो कारण हो सकते हैं, या तो पद क्रम संबंधी अशुद्धि हो सकती है या पद संबंधी अशुद्धि हो सकती है। ठीक है, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार वो वीडियो ज़रूर देख लें ताकि ये टॉपिक जो है आपको अच्छे से समझ में आ सके। उस वीडियो के अंदर हम लोग 6 नियम पढ़ चुके हैं वाक्य शुद्धिकरण के। आज से हम आगे के नियमों के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन आज की इस क्लास को शुरू करने से पहले थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए, टॉपिक का नाम क्या है? वाक्य शुद्धि। इसलिए हमें मिलेंगे कैसे वाक्य? अशुद्ध वाक्य मिलेंगे। तो जो अशुद्ध वाक्य है बच्चों, जो अशुद्ध वाक्य हैं उन्हें हमें क्या करना है? शुद्ध करना है। तो उस अशुद्ध वाक्य के अंदर अशुद्धि का कारण क्या है? तो अशुद्धि के दो कारण हो सकते हैं। एक कारण जो होता है बच्चों, पद क्रम संबंधी। कौन सा होता है? पद क्रम संबंधी। और दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो वह है पद संबंधी। क्या है वह? पद संबंधी। तो हम लोग इसे आरंभ कर चुके हैं, पद क्रम संबंधी। इसके अंदर पहला नियम मैंने आपको ये बताया कि किसी भी वाक्य के अंदर सबसे पहले क्या लिखा जाता है? कर्ता लिखा जाता है, उसके बाद में कर्म लिखा जाता है और उसके बाद में क्रिया लिखी जाती है। तो ये तो हमारे 3 नियम हो गए। किसी भी वाक्य में सबसे पहले कर्ता लिखा जाता है, फिर कर्ता के बाद कर्म लिखा जाता है और कर्म के बाद में क्रिया लिखी जाती है। फिर चौथे नंबर का जो नियम आया, ये दूसरे नंबर का, ये तीसरे नंबर का और ये पहले नंबर का नियम। चौथे नंबर का नियम क्या आया? यदि किसी वाक्य में कर्ता का विस्तारक हो तो वह कर्ता से पहले लिखा जाता है। अब ये विस्तारक क्या होता है इस बारे में भी हम बात कर चुके हैं कि विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? विस्तारक कहते हैं। तो किसी भी वाक्य में यदि कर्ता का विस्तारक होगा तो वह कर्ता से पहले लिखा जाता है, कर्म का विस्तारक होगा तो कर्म से पहले लिखा जाता है, और अगर क्रिया का विस्तारक होता है तो वो क्रिया से पहले लिखा जाता है। तो ध्यान से देखिए बच्चों, दूसरा सूत्र आपके सामने इस तरह से बनकर आया था कि कर्ता विस्तारक जो है वो कहाँ लिखा जाएगा? वह कर्ता से पहले लिखा जाएगा। फिर कर्म विस्तारक जो है वह कहाँ लिखा जाएगा बच्चों? वह कर्म से पहले लिखा जाता है। और उसके बाद में है क्रिया का विस्तारक। क्रिया का जो विस्तारक है वो कहाँ लिखा जाएगा? वो क्रिया से पहले लिखा जाएगा। तो यहाँ इस तरह से आप लोग देखने की कोशिश कीजिएगा बच्चों कि सबसे पहले क्या लिखा जा रहा है? कर्ता का विस्तारक लिखा जा रहा है। अब देखिए, एक नई बात निकल कर आएगी। यहाँ तक अभी हम लोगों ने चर्चा करी है कि सबसे पहले कर्ता कारक लिखा जाता है, फिर कर्म कारक लिखा जाता है, फिर क्रिया लिखी जाती है। किंतु किसी वाक्य के अंदर अगर कर्ता का विस्तारक होता है तो वह कर्ता का विस्तारक पहले लिखा जाएगा, कर्म का विस्तारक होगा वह कर्म से पहले लिखा जाएगा, और जो क्रिया का विस्तारक है वो क्रिया से पहले लिखा जाता है। तो ये सब बातें हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये अगला नियम जो आ रहा है 7 नंबर का, वो कह रहा है कि यदि किसी वाक्य में विस्मय सूचक जो शब्द होते हैं, विस्मय आदि बोधक अव्यय होते हैं ना, तो विस्मय सूचक जो शब्द होते हैं या जो संबोधन सूचक शब्द होते हैं वो सबसे पहले लिखे जाएंगे। ये अगला नियम क्या कहता है बच्चों कि अगला नियम है, ये 7वें नंबर का नियम है बच्चों, यदि किसी वाक्य में संबोधन
सूचक शब्द, यदि किसी वाक्य में संबोधन सूचक शब्द या विस्मय आदि बोधक अव्यय हो, तो यदि किसी वाक्य में संबोधन सूचक शब्द या विस्मय आदि बोधक अव्यय हो तो वह वाक्य में सबसे पहले लिखे जाते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, संबोधन सूचक शब्द क्या होते हैं? जैसे अपन बोलते हैं अरे, रे, अजी, सुनते हो, इस तरह के जो संबोधन शब्द होते हैं, ठीक है। अपन कह रहे हैं मोहन तुम इधर आओ, इधर आओ, तो ये क्या कर रहे हैं? अपन संबोधन कर रहे हैं, तो ये शुरुआत में आएगा। अपन कह रहे हैं अरे आप यहां कैसे, तो ये जो शब्द रहेंगे ये शुरुआत में आएंगे। समझ बैठ गई बात? कोई भी जो वाक्य होगा बच्चों, उसके अंदर जो संबोधन सूचक शब्द होंगे या विस्मय आदि बोधक अव्यय होंगे, तो देखिए आपको सीखने की जरूरत ये है कि ये विस्मय बोधक अव्यय क्या होते हैं। विस्मय बोधक अव्यय का मतलब क्या होता है बच्चों, कि जब किसी वाक्य में आश्चर्य, शोक, घृणा, आशीर्वाद इत्यादि के भाव को व्यक्त करने वाले शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो उन्हें हम कहते हैं विस्मय आदि बोधक अव्यय। क्या कहा जाता है? विस्मय आदि बोधक अव्यय कहा जाता है। तो अब ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए दुख प्रकट करते हैं तो क्या बोलते हैं? हाय, हे राम, हे भगवान, बाप रे, अय दैया, हे राम। समझ में ना? तो ये हाय, हे राम, ये दुख को प्रकट करते हैं। अपन यहाँ पर मान लीजिए कह रहे हैं कि हाय वर्षा ने फसल बर्बाद कर दी, तो यहां दुख को व्यक्त कर रहे हैं। हाय वर्षा ने फसल बर्बाद कर दी। तो कुल मिलाकर के ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। यदि किसी वाक्य के अंदर संबोधन सूचक शब्द हो या फिर विस्मय आदि बोधक अव्यय हो तो वो वाक्य में सबसे पहले लिखे जाते हैं। अब तक हम लोग बात कर रहे थे कि किसी भी वाक्य में सबसे पहले क्या लिखा जाता है बर्तो? कर्ता कारक लिखा जाता है। लेकिन दूसरा नियम हमने पढ़ा कि वाक्य में सबसे पहले जो है कर्ता का विस्तारक लिखा जाता है। अब ये नई चीज आई है कि वाक्य में सबसे पहले जो संबोधन या विस्मय आदि बोधक अव्यय होते हैं उनको हम सबसे पहले लिखते हैं। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग इसका अगला नियम पढ़ते हैं। तो देखिए अगला 8वां नियम आ रहा है बच्चों कि यहाँ पर जैसे आपने क्रिया वाला टॉपिक पढ़ा था तो वहाँ मैंने आपको ये बात बताई थी कि जो सकर्मक क्रिया होती है वो दो तरह की होती है। एक कर्मक होती है और एक द्विकर्मक या बहुकर्मक होती है। वैसे सकर्मक और अकर्मक क्रिया के तीन भेद होते हैं। ये आप लोग वीडियो में देख सकते हो क्रिया वाला टॉपिक। यहाँ मैं अगला जो नियम आपके सामने लिख रहा हूँ, यदि वाक्य में द्विकर्मक क्रिया हो तो गौण कर्म पहले तथा मुख्य कर्म जो है वो बाद में लिखा जाएगा। यदि वाक्य में, अगला 8वां नियम लिख रहा हूं मैं यहां पर, यदि वाक्य में द्विकर्मक क्रिया हो तो गौण कर्म पहले तथा मुख्य कर्म
बाद में लिखा जाता है। यदि वाक्य में द्विकर्मक क्रिया हो तो गौण कर्म पहले आता है और मुख्य कर्म बाद में लिखा जाता है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये गौण कर्म और ये मुख्य कर्म दोनों कर्म के बारे में हम लोग समझते हैं। यानी यहाँ मैं आपसे कोई वाक्य लिखूं, जैसे मोहन ने चारा गाय को दिया। मोहन ने चारा गाय को दिया। यहाँ आप लोग इस वाक्य को जब देखेंगे तो यहाँ आप लोग सबसे पहले समझिएगा बच्चों, जैसे मैंने आपको क्रिया वाला टॉपिक पढ़ाया था तो वहाँ पर मैंने बताया था कि जब भी किसी वाक्य के अंदर क्रिया द्विकर्मक होगी तो उस क्रिया के दो कर्म होंगे। एक कर्म जो होगा वो सजीव होगा और एक कर्म जो होगा वो निर्जीव कर्म होगा। जो सजीव कर्म होता है वह क्रिया से दूर होता है और जो निर्जीव कर्म होता है वो क्रिया के नज़दीक होता है। वह किसके होता है? क्रिया के नज़दीक होता है। तो ध्यान दीजिएगा कि आपको किसी वाक्य के अंदर जब दो कर्म होंगे तो जो सजीव कर्म होता है वो तो विभक्ति सहित प्रयुक्त होता है। कैसा होता है? वो विभक्ति सहित होता है। और जो निर्जीव कर्म होता है वो विभक्ति रहित प्रयुक्त होता है। तो ये जो वाक्य आपके सामने दिखाई दे रहा है, इसमें देखिए सबसे पहले तो आप कारक पहचानिए। मैंने कहा ना, कारक को पहचानने की ट्रिक क्या है कि कोई भी जो क्रिया होती है उस क्रिया के साथ में आपने प्रश्न करने हैं। भाई कौन पढ़ता है, क्या पढ़ना चाहता है, किस साधन से पढ़ रहा है, किसके लिए पढ़ रहा है, किससे अलग हुआ है, संबंध क्या है, इस तरह की बातें अपने ध्यान में रखनी है। तो देखिए कौन पढ़ रहा है? मोहन पढ़ रहा है, तो ये तो हुआ कर्ता। ठीक है, क्या पढ़ना चाह रहा है, मतलब क्या देना चाह रहा है? वो चारा देना चाह रहा है। ये चारा जो है ये भी कर्म है। किसको देना चाह रहा है? गाय को। ये भी कर्म है। ये भी क्या है? कर्म है। लेकिन हमने ये सीखा है क्रिया वाले टॉपिक में कि जो मुख्य कर्म होता है वो हमेशा क्रिया के पहले आता है, क्रिया के पास आता है, और जो गौण कर्म होता है वो क्रिया से दूर होता है। और जो मुख्य कर्म होता है वो कैसा होता है? निर्जीव होता है। मुख्य कर्म कैसा होता है? निर्जीव होता है। और जो गौण कर्म होता है वो कैसा होता है? सजीव होता है। और सजीव कर्म के साथ हमेशा कारक चिन्ह का प्रयोग होता है। सजीव कर्म के साथ हमेशा कारक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और जो निर्जीव कर्म होता है उसके साथ में कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता। तो ये जो सेंटेंस दिखाई दे रहा है ये एक अशुद्ध वाक्य है। ये कैसा वाक्य है बच्चों? अशुद्ध वाक्य है। अब हमें इस वाक्य को क्या करना है? शुद्ध करना है। तो शुद्ध करने का तरीका क्या है बच्चों? कि यहाँ पर ये जो गाय है इसे हम कहेंगे कि ये गौण कर्म है। क्यों? क्योंकि ये सजीव है। ये कैसा है? सजीव है, इसलिए ये गौण कर्म है। और ये जो चारा है ये निर्जीव है, इसलिए ये मुख्य कर्म है। और मुख्य कर्म हमेशा क्रिया के नज़दीक होता है और जो गौण कर्म है वो क्रिया से दूर होता है। तो इस वाक्य को जब आप शुद्ध करेंगे तो कैसे करेंगे कि यहाँ इनका क्रम आपको चेंज करना है। और हम पढ़ भी क्या रहे हैं? पद का क्रम। यानी किसी भी वाक्य के अंदर पद क्रम संबंधी अशुद्धि आती है, तो पद क्रम अशुद्धि को दूर करने के लिए पद का सही क्रम ज्ञात होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि यदि वाक्य के अंदर द्विकर्मक क्रिया हो तो जो गौण कर्म होता है वो पहले लिखा जाता है और जो मुख्य कर्म होता है वो बाद में लिखा जाता है। किंतु इस वाक्य के अंदर देखिए कि यहाँ पर जो मुख्य कर्म है ये पहले लिखा गया है और गौण कर्म जो है वो बाद में लिखा गया है। तो इसका मतलब ये इस नियम के अकॉर्डिंग हमारा जो ये वाक्य है ये बिल्कुल अशुद्ध वाक्य है। अब इसे शुद्ध करना है तो शुद्ध करने का तरीका क्या है कि इनके क्रम को चेंज कर दीजिए। कैसे करेंगे? मोहन ने गाय को चारा दिया। मोहन ने गाय को चारा दिया। ये क्या हो गया? वाक्य शुद्ध हो गया।
ठीक। अगर मैं मान लीजिए इसी को कहूं कि रवि ने पुस्तक बालक को दी। रवि ने पुस्तक बालक को दी, तो रवि ने पुस्तक बालक को दी। अब इसको आपको सही करना है भाई। रवि ने पुस्तक बालक को दी, आपको देखते लग रहा है सही है, रवि ने पुस्तक बालक को दे दी, तो देखने में सही लग रहा है। लेकिन अब ध्यान दीजिएगा, ये सेंटेंस इस नियम के अनुसार क्या है, गलत है। क्यों? क्योंकि इसमें दो कर्म आ रहे हैं, एक मुख्य कर्म और एक गौण कर्म, और ये क्रिया कैसी है, द्विकर्मक। यदि किसी वाक्य में द्विकर्मक क्रिया हो तो उसके अंदर जो गौण कर्म होता है वो पहले लिखा जाएगा। तो ये जो वाक्य है बच्चों, ये कैसा वाक्य है, अशुद्ध वाक्य है। कैसा वाक्य है, अशुद्ध वाक्य है। और इस वाक्य को शुद्ध करना है तो शुद्ध कैसे करेंगे, रवि ने बालक को पुस्तक दी। रवि ने बालक को पुस्तक दी। तो यहाँ पर देखिए, ये जो वाक्य है ये क्या हो गया, ये शुद्ध वाक्य हो गया। यहाँ लिख दिया शुद्ध वाक्य। इसी तरह ये भी कैसा है, शुद्ध वाक्य। तो आपको ये नियम क्लियर हो गया होगा। यदि किसी वाक्य के अंदर द्विकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया हो तो उसके अंदर जो गौण कर्म है वो पहले लिखा जाता है और जो मुख्य कर्म है वो बाद में लिखा जाता है। गौण कर्म जो होगा वो सजीव होगा और उसके साथ कारक चिन्ह लगेंगे, लेकिन जो निर्जीव कर्म होता है वो मुख्य कर्म होगा और वो क्रिया के बिल्कुल नज़दीक होता है और उस निर्जीव कर्म के साथ में कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता। तो ये आप लोग ध्यान में रख लेंगे नियम को। 8वें नंबर का नियम हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको इससे अगला जो नियम है वो मैं आपको बताता हूं। तो देखिए बच्चों, अगला नियम है हमारे पास 9वें नंबर पर। 8 नियम हम लोग पढ़ चुके हैं और पूरी उम्मीद है कि आपको ये नियम समझ में भी आ रहे होंगे। अच्छे से इनके क्रम को हम लोग सीखते चल रहे हैं। देखते हैं और कितनी बारीकियां आप लोग समझ पाते हैं। यहाँ पर एक एक चीज़ क्लियर करते हुए चल रहे हैं हम लोग। अगला नियम है बच्चों, यदि वाक्य में सजीव कर्म हो तो वो हमेशा विभक्ति सहित होगा और निर्जीव कर्म होगा तो वो विभक्ति रहित होगा। ये ध्यान रख लीजिए। 9वां नियम है, यदि वाक्य में सजीव कर्म हो तो वह विभक्ति सहित होगा तथा निर्जीव सजीव कर्म हो तो वह विभक्ति सहित होगा तथा निर्जीव कर्म हो तो वह विभक्ति रहित होगा। अब ध्यान दीजिए कि मैंने आपसे कहा कि किसी वाक्य के अंदर अगर कर्म सजीव है तो वो विभक्ति सहित होगा, यानी उसमें कारक चिन्ह लगेंगे। और अगर कर्म निर्जीव है तो वो विभक्ति रहित होगा, यानी निर्जीव कर्म के साथ में कारक चिन्ह नहीं लगते हैं। तो ध्यान से समझ लीजिएगा, अगर सजीव कर्म है तो कारक चिन्ह लगेंगे, कारक चिन्ह लगते हैं, ठीक। दूसरा, निर्जीव कर्म है तो कारक चिन्ह नहीं लगते,
ठीक है। सजीव कर्म है तो कारक चिन्ह लगते हैं, निर्जीव कर्म है तो कारक चिन्ह नहीं लगते हैं। अब कर्म का कारक चिन्ह क्या होता है? को, आप जानते हो कर्म कारक का जो कारक चिन्ह होता है वो बच्चों क्या होता है? को होता है। क्या होता है? वो को होता है। तो यहाँ मैं आपके सामने एक वाक्य लिख रहा हूँ और उस वाक्य को देख करके आप बताना कि ये वाक्य अशुद्ध है या फिर शुद्ध है। जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ, राम ने अखबार को पढ़ा। राम ने अखबार को पढ़ा। एक इसी तरह का जो सेंटेंस है दूसरा देखिए, राम ने रावण मारा। राम ने रावण मारा, एक वाक्य ये है। तो अब देखिए इन्हें हमें शुद्ध बनाना है। तो हमारा नियम क्या कह रहा है कि भाई कौन पढ़ रहा है? राम पढ़ रहा है, ये कर्ता कारक है। क्या पढ़ रहा है? अखबार, तो ये कर्म कारक है। इसी तरह ये क्या चीज़ आ गई? क्रिया। और यहाँ पर देखिए ये कर्ता कारक है और ये कर्म कारक है और ये क्रिया है। अब ये देखिए कह क्या रहा है बच्चों, यदि वाक्य के अंदर कोई सजीव कर्म होता है तो वह विभक्ति सहित होगा, और अगर निर्जीव कर्म है तो वह विभक्ति रहित होगा। तो इस वाक्य के अंदर आप पहचान करके देखिए कि इसे शुद्ध कैसे करेंगे। अब देखिए ये जो कर्म है, ये अखबार है, ये सजीव है या निर्जीव है? अखबार जो है सजीव है या निर्जीव है? अखबार निर्जीव है, इसलिए इसके साथ में को कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि जो निर्जीव कर्म होगा उसके साथ कारक चिन्ह नहीं लगते हैं, और जो सजीव कर्म होता है उसके साथ में कारक चिन्ह लगते हैं। नियम क्लियर हो रहा है आप लोगों को? तो जब आप इसको शुद्ध करेंगे तो क्या लिखेंगे? राम ने अखबार पढ़ा। राम ने अखबार पढ़ा, ये शुद्ध वाक्य हो गया। ये अशुद्ध वाक्य है, ये फर्स्ट नंबर का जो है ये अशुद्ध वाक्य है, और ये क्या बन गया आपका? ये शुद्ध वाक्य बन गया। इसी तरह राम ने रावण मारा, तो अब रावण कैसा है? सजीव कर्म है, तो सजीव कर्म है तो कारक चिन्ह लगेंगे। क्या लिखेंगे? राम ने रावण को मारा। राम ने रावण को मारा। ठीक है, तो ये सेंटेंस आपको समझ में आ रहे हैं। इसी तरह की एक चीज़ और समझिए, जैसे मैं कह रहा हूं कि बालक ने पुस्तक को पढ़ा। बालक ने पुस्तक को पढ़ा। अब ये देखिए शुद्ध है या अशुद्ध है? समझिए, पुस्तक क्या है? निर्जीव है या सजीव है? निर्जीव है। तो यहां इसको जब शुद्ध करेंगे तो क्या करेंगे? बालक ने पुस्तक पढ़ी। बालक ने पुस्तक पढ़ी, क्योंकि क्रिया कर्म के अनुसार प्रयुक्त होगी यहाँ पर। ठीक है, बालक ने पुस्तक पढ़ी, भूतकाल का। इसी तरह यहाँ पर मान लीजिए मैं कह रहा हूँ शिक्षक ने बालक पीटा। शिक्षक ने बालक पीटा, तो ये दिखने में तो आपको शुद्ध लग रहा है वाक्य। भाई शिक्षक ने बालक पीटा, टीचर ने बालक पीटा, ठीक है। लेकिन अब नियम को दिमाग में लेकर आइए। नियम अगर आपके दिमाग में है बच्चों, तो फिर आपसे गलतियां नहीं होंगी। इसीलिए मैं आपको ये जो वाक्य शुद्धिकरण का जो टॉपिक है, ये नियमों के साथ बता रहा हूँ। मैं आपको इसको इस तरह भी सिखा देता कि 2 4 5 10 20 वाक्य बताता और आपको बता देता कि इसमें ये अशुद्ध है, इसमें ये अशुद्ध है, ये शुद्ध है, ये अशुद्ध है, ये शुद्ध है, ऐसे कर करके और ये टॉपिक की खाना पूर्ति हो जाती है। लेकिन मैं आपके सामने यहाँ ये नियम लेकर आ रहा हूँ ताकि आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए। तो अब देखिए, शिक्षक ने बालक को पीटा। अब कौन पीट रहा है? शिक्षक। और किसको पीटना चाह रहा है? बालक को।
तो ये बालक क्या है, कर्म है, और कर्म हमारा सजीव है, और जब कर्म सजीव हो तो उसके साथ हमेशा कारक चिन्ह लगते हैं। इसीलिए जब आप लोग इसे शुद्ध करेंगे तो कैसे लिखेंगे कि शिक्षक ने बालक को पीटा, शिक्षक ने बालक को पीटा, शिक्षक ने बालक को पीटा। अब देखिए आपके सामने ये वाक्य शुद्ध हुआ कि नहीं हुआ, हो गया ना। तो कितने नियम पढ़ लिए हमने, 9 नियम पढ़े अभी। कितने नियम पढ़ चुके हैं, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे के नियम को हम लोग देखते हैं। अभी मैं आपके सामने और उदाहरण देता हूं और फिर आप लोग बताना कि वाक्य शुद्ध है या फिर अशुद्ध है। ठीक, तो यहाँ इसे मैं मिटा देता हूं और इसके बाद हम लोग इसी नियम का एक विशेष नियम है, उसमें देख कर के बताना कि ये जो वाक्य है ये अशुद्ध है या शुद्ध है। देखिए बच्चों, मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिख रहा हूं, मोहन ने ढोल बजाया, मोहन ने ढोल बजाया। एक दूसरा सेंटेंस और है, सोहन ने झगड़ा बढ़ाया। अब बताइए ये वाक्य शुद्ध है या अशुद्ध है। मोहन ने ढोल बजाया, सोहन ने झगड़ा बढ़ाया, ये 2 सेंटेंस हैं। अब आपके सामने 2 स्थितियां हैं, ये वाक्य शुद्ध हैं या अशुद्ध हैं। तो देखिए अपने यहाँ पर जो कर्म दिख रहा है ये कैसा है, निर्जीव है, और यहाँ पर भी ये निर्जीव की स्थिति आ रही है। लेकिन ध्यान रखना इसका नियम क्या है विशेष बच्चों, यदि किसी वाक्य के अंदर बजाना और बढ़ाना क्रिया का प्रयोग किया जाता है, यदि किसी वाक्य के अंदर बजाना और बढ़ाना क्रिया का प्रयोग किया जाता है तो उनका जो कर्म होता है उस कर्म के साथ विभक्ति का प्रयोग करते हैं। उस कर्म के साथ क्या करते हैं, विभक्ति का प्रयोग करते हैं। यदि किसी वाक्य के अंदर, तो मैं यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये तो अशुद्ध वाक्य हैं दोनों ही। कैसे वाक्य, ये अशुद्ध वाक्य हैं, आपको पता भी नहीं लगा कि ये अशुद्ध है। लेकिन अभी मैं नियम लिखवाता हूँ, देखिए शुद्ध कैसे होगा। मोहन ने ढोल को बजाया, इसी तरह सोहन ने झगड़े को बढ़ाया। अब देखिए नियम लिख देता हूं, ये विशेष नियम है, आप ध्यान रख लेंगे। इस तरह से विशेष डालकर एक टिप्पणी, यदि वाक्य में बजाना या फिर बढ़ाना क्रिया का प्रयोग किया गया हो तो कर्म सदैव विभक्ति सहित होगा। ये नियम ध्यान रख लेना। यदि वाक्य में बजाना या फिर बढ़ाना क्रिया का प्रयोग किया गया हो तो कर्म हमेशा जो है वो विभक्ति सहित होता है, हमेशा विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा उस कर्म के अंदर। और यही कारण है कि यहाँ पर हमारा जो कर्म है वो निर्जीव होने के बावजूद भी हम उसके अंदर कारक चिन्ह या विभक्ति चिन्ह का क्या कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन इसी से पहले अभी हम लोगों ने नियम पढ़ा था कि अगर हमारा जो कर्म है वो अगर निर्जीव है
तो उसमें कारक विभक्ति का प्रयोग नहीं करते हैं, और अगर कर्म हमारा सजीव है तो उसके अंदर विभक्ति चिन्ह का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। लेकिन उसी से आगे बढ़कर ये नई बात क्या कहता है कि यदि वाक्य के अंदर बजाना या बढ़ाना क्रिया का प्रयोग किया जाता है तो वहाँ कर्म जो है वो सदैव विभक्ति सहित होगा। वो कैसा होगा, विभक्ति सहित होगा। तो ये ध्यान रख लेना, अगर बजाना और बढ़ाना क्रिया, जैसे अपन कह रहे हैं कृष्ण ने मुरली बजाई, तो कृष्ण ने मुरली को बजाई, मुरली बजाई नहीं, मुरली को बजाई। तो ध्यान रख लेना, बजाना और बढ़ाना क्रिया आएगा तो कर्म जो होगा उसके अंदर हमेशा विभक्ति सहित होगा। आप जब सेंटेंस देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा बिल्कुल सही है, इसमें तो कोई गलती नहीं है। कृष्ण ने मुरली बजाई सीधी है, कृष्ण ने बांसुरी बजाई सीधी लग रही है, लेकिन ये अशुद्ध है। कृष्ण ने बांसुरी को बजाया, ठीक है ना, कृष्ण ने बांसुरी को बजाया। यानी बजाना और बढ़ाना जो क्रिया है उसमें कारक विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए बच्चों, 9 नियम हो गए। अब हम लोग अगला 10वां नियम पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, 10वें नियम को पढ़ रहे हैं। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इस 10वें नियम को और जानते हैं हम लोग। 10वां नियम क्या है, देखिए बच्चों, ये भी सरल है, आसानी से सीख जाएंगे। यदि हम हाँ और ना में जवाब देते हैं, यदि किसी जवाब का उत्तर हाँ या नहीं में देते हैं, तो वहाँ उस क्वेश्चन में, उस जवाब में, यानी कि जो प्रश्न होता है उसके अंदर क्या का प्रयोग करा जाता है, सबसे पहले क्या लगाते हैं, क्या लिखते हैं, वहाँ पर क्या लिखते हैं। यदि वाक्य का जवाब हाँ या नहीं में चाहिए तो वाक्य के आरंभ में सदैव क्या पद का प्रयोग में लिया जाता है। यदि 10वां नियम है बच्चों, यदि किसी वाक्य में, यदि किसी वाक्य का जवाब, यदि वाक्य का जवाब हाँ या नहीं में चाहते हैं, यदि वाक्य का जवाब हाँ या नहीं में चाहते हैं तो वाक्य के आरंभ में, तो वाक्य के आरंभ में, तो वाक्य के आरंभ में क्या पद प्रयोग में लिया जाता है। वापिस सुन लीजिए, यदि वाक्य का जवाब हाँ या नहीं में चाहते हैं तो वाक्य के आरंभ में क्या पद का प्रयोग किया जाता है, किसका करा जाता है, क्या पद का प्रयोग किया जाता है। ध्यान दीजिए, अपन बोलते हैं क्या आपने भोजन बना लिया, क्या आपने खाना खा लिया, क्या आप विद्यालय गए। ठीक है, जब भी इस तरह की बात होगी तो उसका जवाब हमेशा हाँ या ना में आएगा। यानी किसी वाक्य में किसकी बात हो रही है, यदि किसी वाक्य का जवाब हाँ या नहीं में चाहते हैं तो वाक्य के आरंभ में क्या पद प्रयोग में लिया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपसे कहेंगे क्या आपने खाना बना लिया। तो ध्यान दीजिए, क्या आपने खाना बना लिया, तो इसका जवाब जो है या तो वो हाँ में देगा या फिर वो नहीं कहेगा। यानी आप वापिस समझिए, यदि वाक्य का जवाब हाँ और नहीं में चाहते हैं तो वाक्य के आरंभ में क्या पद प्रयोग में लिया जाएगा, तो ये भी एक पद का क्रम होगा। यानी
जब भी किसी वाक्य के आरंभ की बात चल रही है, ये जितने भी नियम हम लोग पढ़ रहे हैं ये समझते हुए आ रहे हैं बच्चों, वाक्य के आरंभ में क्या होगा। तो कर्ता, कर्म, क्रिया, फिर हम लोगों ने विस्तारक पढ़ा, फिर संबोधन के बारे में बात करी, फिर हम बात कर रहे हैं कि वाक्य के अंदर अगर दो कर्म आ जाएं तो जो सजीव कर्म होता है यानी जो गौण कर्म होता है वो पहले लिखा जाता है और जो मुख्य कर्म होता है वो बाद में लिखा जाता है। ठीक, इस तरह की हम बात कर रहे हैं। और जो गौण कर्म होता है यानी जो मुख्य कर्म होगा वो जो सजीव कर्म होगा वो हमेशा विभक्ति सहित होता है और जो निर्जीव कर्म होता है वो विभक्ति रहित होता है। लेकिन जब बढ़ाना और बजाना क्रिया का प्रयोग किया गया हो तो वहाँ जो कर्म आएगा उसमें को कारक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। और उसी से आगे हमने ये 10वां नियम पढ़ा है, यदि हम वाक्य का जवाब हाँ या नहीं में चाहते हैं तो वाक्य के आरंभ में क्या पद प्रयोग में लिया जाता है। क्या आपने खाना बना लिया, इस वाक्य का जो जवाब है, उत्तर है, वो हमेशा हाँ या ना में ही मिलेगा। क्या आपने खाना बना लिया, नहीं या हाँ। ठीक है, इस तरह से आप लोग ये नियम समझ चुके हो। तो देखिए बच्चों, अभी वाक्य शुद्धि पर वीडियो और बनने वाले हैं क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा है, इतना आसान नहीं है वाक्यों का शुद्धिकरण सीखना। क्योंकि वाक्यों का शुद्धिकरण तभी सीख सकते हो आप लोग जब आपके पास व्याकरण का गहराई से अनुभव हो, ज्ञान हो। और मैं ये कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों के साथ में कि आपको एक एक नियम पहले मैं समझा दूँ और फिर हम लोग आगे जो पद संबंधी अशुद्धि आएंगी कि वहाँ पर लिंग और वचन से संबंधी अशुद्धि मिलेंगी, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, लोकोक्ति, मुहावरे, ठीक है, कारक, बहुत सारे चीज़ों के बारे में ध्यान करेंगे। अनुपयुक्त, अनावश्यक पदों की जो अशुद्धियाँ आती हैं वहाँ पद संबंधी अशुद्धि आती हैं। अभी हम लोग बात कर रहे हैं पद क्रम संबंधी। सबसे पहले पद का यानी कि कोई भी वाक्य है उसका क्रम हमारे दिमाग में सेट हो जाना चाहिए और तभी हम लोग आगे की बातों को आसानी से सीख सकते हैं। तो बच्चों, ये 2 वीडियो आप लोगों को कैसे लगे मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली बार अगले नियमों को लेकर, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।